डॉक्टर्स सभी शेखुपुरा के सभी डॉक्टर्स मिले हुए हैं और मिलके मेरा मेडिकल नहीं होने दे रहे। धमकियां देते हैं मुझे वाईडीए की। वर्ड्स बाय मीन वाईडीए कमिटेड जिना विद एनीवन। ये शेखुपुरा के एक निजी हॉस्पिटल में एज इंटर्नी जाती है जॉब के लिए। इसका जो मालिक है इसके साथ जिनसी ज्यादती करता है, जनाबिल जबर करता है, इसकी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद इसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसके बाद इस बच्ची को हमला कर देता है। फिर मैं रात को नाइट ड्यूटी पे थी, तो ये क्रिकेटर है, ये क्रिकेट खेल के वापस आया। रात को तकरीबन 12 का टाइम था। उस टाइम पे इसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और पहली दफ़ा जो रेप वो गन पॉइंट पे हुआ। उस टाइम पे इसने मेरी नेक पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक कर ली। 3 दिन इसने मुझे अपने हॉस्पिटल में रखा और मेरे घर पे बोला कि पेशेंट्स हैं इसलिए घर पे नहीं आ रही है। हर रोज इसको जनाबिल जबर का सामना करना पड़ता है, तशद्दुद किया जाता है इस बच्ची के ऊपर। बिलाखिर ये 2 दफा सुसाइड की कोशिश करती है। इसने मुझे इतना मेंटल टॉर्चर किया कि अगर अबॉर्शन करना है तो ठीक है, वरना जाओ मेरी तरफ से मरो, कुछ भी करो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेजबान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, स्क्रीन पे मेरे साथ आपको बैठी जो बच्ची नजर आ रही है, ये शेखुपुरा के एक निजी हॉस्पिटल में एज इंटर्नी जाती है जॉब के लिए। इसका जो मालिक है वो इस पे बदनीयती रखता है। वो इस बच्ची को कहता है कि मैं आपको नौकरी पे रख लेता हूं, और नौकरी पे भी रख लेता है। नौकरी पे रखने के बाद इस बच्ची पे गलत नज़र रखता है और इसके साथ जिनसी ज्यादती करता है, जनाबिल जबर करता है, इसकी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद इसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसके बाद इस बच्ची को हमला कर देता है। ये बच्ची उससे डिमांड करती है कि भाई मैं आपके पास नौकरी के लिए आई थी, ये क्या किया आपने मुझे किसी का छोड़ा ही नहीं है, खानदान में मुंह नहीं दिखा सकती। वो बंदा इसको भिला फुसला कर शादी का लारा लप्पा लगा देता है। बिलाखिर जब लारा लप्पा लगाता है, ये बची थी, ये भी मान गई और उसके बाद इसको डीएनसी पे मजबूर करता है। ये कहती है एक जानिब आप मेरे से शादी के दावेदार हैं, दूसरी जानिब आप डीएनसी करवा रहे हैं। वो कहता है जी डीएनसी करवाएं, शादी हम कर लेंगे। डीएनसी करवाने के बाद इस बच्ची पे तशद्दुद किया जाता है। हर रोज़ इसको जनाबिल जबर का सामना करना पड़ता है, तशद्दुद किया जाता है इस बच्ची के ऊपर। बिलाखिर ये 2 दफ़ा सुसाइड की कोशिश करती है। वो शैतान नुमा शख्स इस बच्ची का जीना मुहाल कर देता है। बिलाखिर ये बच्ची कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी है। लेकिन जब मामला हद से ज़्यादा गुजर जाता है, फिर इसके घर वालों को पता चलता है। बिलाखिर ये एफआईआर लॉन्च करवाती है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मेडिकल जो नहीं मिल रहा है इस बच्ची को, इतने असर-ओ-सलूक का मालिक है पूरे शेखुपुरा के अंदर, तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो उसकी जानिब झुके हुए हैं। जिसके पास पैसा है उसको सब पूछते हैं कैसा है। ये बच्ची कोर्ट से ऑर्डर लेती है कि मुझे मेडिकल करवाया जाए। अब आप ये इमेजिन करें, कानूनदान जो बैठे हुए हैं, कि इस बच्ची के साथ अगर 14 तारीख को जनाबिल जबर किया है तो 27 तारीख को इसको किस तरह रिपोर्ट मिलेगी, डीएनए किस तरह आएगा, तमाम मामलात क्या है, किस तरह वो ये बच्ची उसके ट्रैप में फंस गई, इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, मुझे बताओ सबसे पहले कि आपकी मुलाकात से किस तरह हुई, किस तरह आप उसके हॉस्पिटल में गई? ये बॉस हैं वहाँ के और मैं वहाँ इनके पास एज ए इंटर्न ही गई थी। बाद में मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया था। इनके 3 बिज़नेस पार्टनर थे जिनके साथ इनके मामला ठीक नहीं थे, तो मैंने फेडअप होके हॉस्पिटल लीव कर दिया। फरवरी 2023 में इन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। दिसंबर 2022 में मैंने लीव कर दिया था हॉस्पिटल। दोबारा इन्होंने मेरे वालिद साहब से बात की और मुझे कॉल्स की। इन्होंने कहा कि तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, इस टाइम पे मैंने हॉस्पिटल में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मेरा हॉस्पिटल मेरे साथ दो। मैंने हॉस्पिटल को रन करना है, इसमें अगर तुम मुझे सपोर्ट करती हो तो ही मैं ये हॉस्पिटल आगे लेके चल सकता हूँ। वहाँ आपका डेजिग्नेशन क्या था? वहाँ इसने मुझे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रखा। मुझे बताएं कि ज़्यादती किस तरह हुई, आपको पता भी नहीं चला, किस तरह हुई, आप उस टाइम क्या कर रही थी, आपको पता भी नहीं चला कोई इसके साथ आपकी इस तरह की बातचीत थी? नहीं, एक्चुअली मैं रात को नाइट ड्यूटी पे थी, तो ये क्रिकेटर है, ये क्रिकेट खेल के वापस आया। रात को तकरीबन 12 का टाइम था। उस टाइम पे इसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और पहली दफ़ा जो रेप वो गन पॉइंट पे हुआ। उस टाइम पे इसने मेरी नेक पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक कर ली। उन पे ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा, उन पे ये मुझे धमकाता रहा, डराता रहा कि मैं डॉक्टर्स के ग्रुप में वायरल कर दूंगा, तुम्हें शेखुपुरा में कोई बंदा जॉब नहीं देगा और तुम दर दर रुलती रहोगी, तुम्हें कोई बंदा मुंह नहीं लगाएगा, तुम्हारी जगह सही होगी, तुम्हें बदनाम हो जाओगी शेखुपुरा में। और मुझे मेरी बहन की धमकियाँ देता रहा, तुम्हारी बहन को मैं तुम्हारे कॉलेज से उठवा लूँगा और तुम्हारे भाइयों को उठवा लूँगा। इवन डैट मैंने इसकी धमकियों पे भी इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी कि तुमने अपना मुंह नहीं खोलना, किसी को बताना नहीं। इसने आपके साथ ज्यादती की, आपको आपकी तस्वीरें वगैरह क्लिक की,
तो आपने कोई शॉर्ट आउट नहीं किया? हॉस्पिटल था, कोई आपको बचाने आता, कोई आपकी मदद करता? एक तो गन पॉइंट पे था, दूसरा अब क्या कह रहा था? गोली मार दूंगा? गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। मजबूर होगी थी? मजबूर हो गई। और उस टाइम पे एक डोमिनेटेड पर्सन है तो वही क्लिक कर सकता है। उस टाइम इसने मेरी वो पिक्चर्स क्लिक की और वो फोर्सली क्लिक की, उसमें कोई मेरी रजामंदी नहीं थी। और क्या कहता था? वायरल कर दूंगा? वायरल कर दूंगा, डॉक्टर्स के ग्रुप में वायरल कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद उन्हीं अकाउंट्स पे ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा और मुतअद्दिद बार ये ज़्यादतियाँ करता रहा। उस पे मुझे प्रेगनेंसी भी हुई। इसने सब वो जो पहली बार उसने ज्यादा फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे प्रेगनेंसी हुई, उस पे ये मुझे कहता कि ये अबॉर्शन कर दो। मैं अबॉर्शन के लिए नहीं मान रही थी। इसकी और मेरी बहुत बहस हुई। मैंने इसे कहा कि नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं कर सकती। आपने जब आपके साथ ज्यादती की गई, आपने तब एफआईआर क्यों नहीं करवाई? अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया था। फिर इसने दोबारा मुझे रो रो के, मैंने आपके साथ शेयर की हैं वीडियोस, चैट शेयर की हैं। इसने रो रो के, नहीं मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगा, तुम हॉस्पिटल वापस आ जाओ, तुम हॉस्पिटल वापस आ जाओ। इसने मुझे दोबारा हॉस्पिटल बुलाया। वजह क्या थी दोबारा बुलाने? क्या इसको खटक गया था कि प्रेगनेंसी हो गई है? जी, और आते ही इसने मुझे टेस्ट करने के लिए बोला। मैंने जब टेस्ट किया, इसको बताया प्रेगनेंसी है, तो फिर उस पर इसने मुझे अबॉर्शन की तरफ धकेलना शुरू किया। अबॉर्शन मैं नहीं कर रही थी। इसने मुझे इतना मेंटल टॉर्चर किया कि अभी इसने मुझे उस टाइम पे इसने मुझे निकाह का कहा, मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगा, मैं हर चीज़ कवर कर लूँगा। लेकिन ये नहीं कर रहा था। मैंने इसको कहा कि मैंने अबॉर्शन नहीं करना, तुम निकाह करो, इसको कंटिन्यू करो, लेकिन मैं इसको अबॉर्ट नहीं करना। इसने मुझे इतना मेंटल टॉर्चर किया कि अगर अबॉर्शन करना है तो ठीक है, वरना जाओ मेरी तरफ से मरो, कुछ भी करो। तो आपको लगता नहीं कि आपने तब गलत किया? आप अपने घर बताती, अपने वालिद साहब को बताती, एफआईआर करवाती, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जाती? मैं उस टाइम पे एक तो इस चीज़ से इतना डर रही थी कि मैं किसी को क्या बताऊं। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि जो मेरे साथ मामला हो गया है, मैं वो किसी को घर में या किसी को भी वो बताऊं किस तरीके से। और एक तो बता नहीं सकती थी, दूसरा इसकी तरफ से धमकियां थी वो पिक्चर्स को अपलोड करने वाली, डॉक्टर्स के ग्रुप में मेरी करैक्टर असैसिनेशन करने वाली। तो मैं सिर्फ करैक्टर असैसिनेशन पे कि मैं पर्दादार औरत हूँ, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं कोई स्कैंडल नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं इसकी ब्लैकमेलिंग और इसके धमकियों में आ गई। खुदकुशी का किस तरह ख्याल आया? इसने कहा अगर तुम्हें अबॉर्शन नहीं करना ना तो फिर मेरी तरफ से मरो, कुछ भी करो, लेकिन अभी तुमने मेरे पास नहीं आना। मैं भी निकाह नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। तो फिर मैंने सुसाइड की। जब मैंने सुसाइड की, इसने मुझे 3 दिन अपने हॉस्पिटल रखा और उस टाइम इसने मुझे सीरियस का धोखा दे के इसने मुझे वो टैबलेट्स अबॉर्शन वाली खिलाई, तब इसने मेरा अबॉर्शन किया। यानी कि वो भी आपकी रजामंदी से नहीं किया? नहीं किया, मुझे पता हॉस्पिटल में नहीं। किया? जी, हॉस्पिटल में 3 दिन इसने मुझे अपने हॉस्पिटल में रखा और मेरे घर पे बोला कि पेशेंट्स हैं इसलिए घर पे नहीं आ रही अभी। इतनी ज्यादती करता रहा आपके साथ, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ गलत थी? आप उस टाइम क्या स्टेप लेती तो आप जो है ये तमाम मामला से बच सकती? अभी जो मैंने जैसे स्टेप लिया है कि अभी मैंने स्टैंड ले लिया है कि कुछ भी है, कुछ भी कर रहा है, अभी भी मेरी ग्रुप्स में करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है, मेरी पिक्चर्स के साथ गंदे अल्फाज लिख के वो जैसे मेरी ट्रोलिंग कर रहा है, लेकिन कुछ भी कर रहा है, लेकिन अभी मैंने स्टैंड ले लिया है। तो मैं तभी स्टैंड ले लेती तो शायद मैं दूसरी प्रेगनेंसी, दूसरी सुसाइड और दूसरे उसी अबॉर्शन। बात प्रेगनेंसी जी, वो कैसे हो गई? इसने मुझे उसी अकाउंट पे ब्लैकमेल किया, वो जो इसके पास पिक्चर्स थी। मैं यहाँ समझ नहीं पा रहा। एक दफ़ा आपको प्रेग्नेंट किया, डीएनसी करवा दी, उसके बाद दोबारा आपका किस तरह उसके साथ रिलेशन बना, किस तरह मुलाकात होगी? एक दफ़ा आप डस गई थी उससे, मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी और दोबारा फिर कर रही थी? कंटिन्यूस कर रही थी। मैंने इसको कहा कि अब तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है, तुमने मेरा करियर तबाह कर दिया, अब तुम मेरे साथ निकाह करो। तुमने मुझे कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ निकाह करता हूँ, तो तुमने मुझे किसी के काबिल नहीं छोड़ा, अब फिर तुम मुझे अपना नाम दो, अपनाओ, अब मुझे ना मेरे से निकाह करो। क्या कहता था? कहता था मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लेता मान हूँ। गया जी, मान गया था। मेरे पास वो भी सारी चैट्स हैं, मैंने शेयर की हैं आपके साथ। तो उस टाइम पे इसने मुझे निकाह का कहा, उसमें मेरे पास इसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। निकाह कर रहा हूँ, मरती क्या करती, कहाँ जाती? जी, निकाह कर रहा हूँ, इस लफ्ज़ पे फिर वही चीज़ें चल रही थी, उसी अकाउंट पे फिर ज़्यादतियाँ चल रही थी। और उस टाइम पे मैं मजबूर थी इसकी बात मानने के लिए। अगर उस टाइम पे मैं इसकी बात नहीं मानती तो ये निकाह नहीं कर रहा था। दोबारा प्रेगनेंसी कैसे हो गई? वो जिस मतलब मुझे ब्लैकमेल करके और जैसे निकाह का झांसा दे के उस टाइम पे वो वही ज़्यादतियाँ दोहरा रहा था और उस पे जी, उस पे फिर मुझे दोबारा प्रेगनेंसी हुई। अगर मैं इसकी बात ना मानती तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी।
दोबारा डीएनसी कहाँ करवाई, किस तरह हुई? इसने इसने मेरे बैग में मार्कर लगा के वो टैबलेट्स रखी और इसने मुझे वो टैबलेट्स यूज़ करने के लिए कहा, तो मैंने इससे कहा कि मैंने नहीं करनी वो यूज़। इसने मुझे ब्लॉक कर दिया और इसने मुझे उस टाइम पे मैंने सुसाइड की, जो दोबारा मैंने आपसे पिक्चर शेयर की है कि तुमने उस दिन इसने मुझे मारा। इसका और मेरी काफ़ी बहस हुई कि देखो पहले इतने मामला तो हो गए हैं, अब तुम दोबारा मुझे एक उसी स्टेज पे ले आए हो, अब तुम फिर मुझे अबॉर्शन का कह रहे हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। उस पर इसने मुझे मारा और ये चला गया हॉस्पिटल से। जैसे ये निकला है, मैं तो रूम में बैठी हुई थी, मैंने उस टाइम पे दोबारा सुसाइड की। उसमें मैंने तेज़ाब पी लिया, उसमें मैंने चूहों वाली गोलियां खा ली। आपको रेस्क्यू किसने किया? दानियाल लड़का था वहाँ पे, उसने, और ये खुद आया, इसने खुद किया। तमाम मामलात पता है दानियाल को? जी, मुझे एक क्योंकि चीज़, वो वहाँ पे 24/7 रहता था और वो, उसको पता है ऊपर जब मेरा रूम नीचे, इसकी वजह से मैंने अपना रूम ऊपर शिफ्ट कर लिया। जब मैं नाइट स्टे करती थी, नाइट ड्यूटी करती थी, तो मैं नीचे स्टे करती थी रूम में, लेकिन इससे तंग आके मैंने अपना रूम ऊपर शिफ्ट किया, फिर ये ऊपर भी आ जाता था। वो इसने मुझे ब्लॉक कर दिया और इसने मुझे धमकी दी, दोबारा से मेडिसिन खाओ जो मैंने तुम्हारे बैग में रखी है, अदरवाइज़ मैं तुमसे निकाह नहीं कर रहा। उस टाइम पे मुझे ये था कि मैं जितना जलील हो गई हूँ, अब यही बंदा मेरे से निकाह करेगा, अदरवाइज़ मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये बात नहीं कर रहा था, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही बात थी कि तुम वो मेडिसिन खाओ। मैंने वो मेडिसिन खाई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं रात को 11 बजे हॉस्पिटल गई। जब मैं हॉस्पिटल गई तो इसने वो जो इसका डिस्पेंसर था वहाँ हॉस्पिटल में, उसको बोल के मुझे इंजेक्शन मेडिसिन जो चीज़ें लगवाई। लेकिन जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो इसने कहा कि ये तो लड़की का केस पड़ जाएगा हमारे ऊपर। इसने अपने उस बंदे से बोला इसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दो वरना हमारे ऊपर केस पड़ जाएगा। रात को 2 बजे उसने मुझे हॉस्पिटल से निकाला, मैं रात को 3 बजे हॉस्पिटल गई है, मेरे पास पेपर्स हैं। तब तक डीएनसी होगी? अबॉर्शन हो गया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेडिकल करवाया आपने? मेडिकल अभी जब दोबारा ये 14 फरवरी का वाक़या है तो मैं मेडिकल के लिए हॉस्पिटल गई और जो मेरी डीएमएलओ थी, जो डॉक्टर किरण, उसको इन्होंने मैनेज किया। उस टाइम पे भी मुझे मैनिपुलेट किया। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मेडिकल फ्रॉम बोथ द साइड, लेकिन इन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया कि जो रिसेंटली आपका जो ज़्यादती हुई है वो फ्रॉम बैक द साइड है, तो आप फ्रंट सेक्टर रहने दें। लेकिन उस पर भी दोबारा फिर हमने कोर्ट से ऑर्डर लिए, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने दोबारा इनको ऑर्डर किए मेडिकल के लिए। फिर मैं दोबारा कोर्ट ऑर्डर लेके दोबारा हॉस्पिटल गई, एमएस साहिबा से मिली, डीएमएलओ से मिली, दोबारा फिर एमएस साहिबा से मिली, मेडिकल नहीं हुआ। और जब मैं डीएमएलओ ऑफिस से बाहर निकली तो डॉक्टर्स ने मुझे वहाँ पे धमकियाँ दी, मुझे कहते हैं कि केस वापस लो, मेडिकल नहीं होना। जुल्म। क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा? डॉक्टर्स सभी शेखुपुरा के सभी डॉक्टर्स मिले हुए हैं और मिलके मेरा मेडिकल नहीं होने दे रहे, धमकियां देते हैं मुझे वाईडीए की। वर्ड्स बाय मीन वाईडीए कमिटेड जिना विद एनीवन, ऐसा तो नहीं हो सकता। लगता है इंसाफ मिल पाएगा? फिर भी मैं ऑनरेबल कोर्ट से और मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील कर सकती हूँ इंसाफ के लिए। जहाँ डॉक्टर जैसे दरिंदे मौजूद हैं तो वहाँ कुछ अल्लाह वाले लोग भी तो होंगे ना, जो जैसे इस बंदे ने मेरी ज़िंदगी, मेरा कैरियर, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है। कम से कम ये किसी दूसरी लड़की के साथ ना खेले, कम से कम किसी दूसरी बच्ची की इज्जत, उसका कैरियर सेफ हो जाए। कहाँ लगता है कि आपको, आपने गलती की जहाँ से आपको इतना बड़ा नुकसान उठाना? जो मैंने आज स्टैंड लिया है ये मैं पहली दफ़ा पे ले लेती। कितनी धमकियाँ थी, क्या करता, कितनी धमकियाँ थी, कितनी ब्लैकमेलिंग थी, कुछ भी था। कैरेक्टर असैसिनेशन तो ये मेरी आज भी कर रहा है ना, उस टाइम पे कर लेता, मैं उसी टाइम पे एक्शन ले लेती, उस टाइम पे मुझे वायरल कर देता। आज भी तो डॉक्टर्स के ग्रुप में ये मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, ट्रोलिंग कर रहा है, बहुत नाज़ेबा अल्फाज, बहुत वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहा है मेरे अगेंस्ट, तो उसी टाइम पे कर लेता मैं। उसी टाइम फैमिली को कैसे फेस कर रही हैं? मेरे वालिद साहब मेरे साथ हैं और फैमिली को फेस करना या बाकी सारे लोगों को फेस करना मेरे जैसी बंदी के लिए कि मैं शर्री पर्दा करती थी, लेकिन इस बंदे की वजह से मैं मीडिया पे आ गई हूँ, इस बंदे की वजह से मैं कहाँ कहाँ आ गई हूँ, सड़क पे आ गई हूँ। मैं तो कभी मार्केट नहीं गई, कभी मैंने शॉपिंग नहीं की, लेकिन आज इस बंदे की वजह से मैं रोड पे जलील हो रही हूँ। नाज़रीन, ये जो बच्ची रो रही है ये रोज़मर्रा के मामलात हैं। दफातर में कोई भी मिडिल क्लास लड़की जब आती है तो उसके ऊपर जो तैनात उसका बॉस होता है ना, उसकी कोशिश होती है
कि इसको मैं इस्तेमाल कर लूँ, और वो कर भी लेता है, क्योंकि वो बच्ची ने दुनिया देखी नहीं होती और वो अपनी नौकरी को सिक्योर करने के लिए तमाम हद तक गुजर जाती है। इस बच्ची के साथ जिस तरह जिनसी ज़्यादती की गई, इससे मुतरादिफ बहुत सारी कहानियाँ जो हैं आपको देखने में नज़र आएंगी। बेटा, उन बच्चियों को क्या आप सजेस्ट करेंगी जो इसी तरह इंटरनी जाती हैं और ग्लैमर को देखकर, रोशनियों को देखकर तमाम चीज़ों से बहक जाती हैं और हर हद पार कर लेती हैं? एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़की जो बाहर कहीं जॉब करती है या स्टूडेंट है, तो उसका भाई उसका फ्रेंड बने। जिस टाइम पे लड़की को कोई मसला होता है, वो अगर अपने भाई को बताती है तो उसका भाई उसे सुने, उसके लिए स्टैंड ले, उसके वालिदैन उसको सुने, उसको स्टैंड लें। जैसे डॉक्टर मी ने मेरे बैकएंड पे मेरे वालिद साहब को डील किया और उनको कभी नहीं पता चलने दिया कि मेरे साथ वो क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रहा है, उनको एतमाद में लिया। अभी लास्ट टाइम जब 14 फरवरी का वाक़या है, तो मेरे घर वालों को इसकी असलियत उस टाइम पे पता चली कि मैं अपने घर वालों को इससे पहले बता ही नहीं सकी कि मैं क्या चीज़ें फेस कर रही हूँ। कम से कम किसी लड़की के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। और तमाम स्टूडेंट्स और जॉबियंस जो भी लड़कियाँ हैं, वो किसी मुकाम पे उनके साथ कोई ब्लैकमेलिंग वाला सीन होता है या उनको डराया धमकाया जाता है, तो वो बिल्कुल ब्लैकमेलिंग पे ना आए, वो पहली दफ़ा ही आवाज़ उठाएं, वो इंतज़ार ना करें किसी भी ऐसे वक्त का कि वो मुतअद्दिद बार किसी की ज़्यादतियों का शिकार हो। बहुत बड़ी बात कर रही हैं जी। जब भी किसी बच्ची के साथ इस तरह का मामला पेश आता है, खुदा न खास्ता, तो वो तभी स्टैंड ले। ये ना हो कि वो मुतादिद बार उसकी ज़्यादती का होने का इंतज़ार करे और इंतज़ार करे कि हालात बदल जाएंगे। भाई आपका, जो आपका खून है, आप उसके साथ शेयरिंग करें, अपने बाप के साथ शेयरिंग करें, और जो मोहब्बत आपको आपके फैमिली मेम्बर दे सकते हैं, ये आपको बाहर से नहीं मिल सकती। ये कहावती बातें हैं, ये शीशे में उतारने के लिए कहा जाता है कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस बच्ची के साथ जिस तरह जुल्म और ज़्यादती की गई, मरियम नवाज साहबा से मेरी गुजारिश है कि खुदारा इसको इंसाफ दिया जाए। डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत जो है मजबूत है। वो एक कॉल करते हैं तो तमाम मामला जो है वहीं रुक जाते हैं। इस बच्ची का मेडिकल जो है वो नहीं दिया जा रहा, ये कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए हैं। लेकिन अब सवालिया निशान ये है कि 14 तारीख का ये वाक़या है, 27 तारीख को बच्ची का डीएनए किस तरह मिलेगा, किस तरह जो है तमाम एविडेंस मिलेंगे कि इस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। बिलाखिर होगा क्या कि वो शैतान नुमा शख्स जिस पे मुबैना इल्ज़ाम है ज़्यादती का, वो आज़ाद घूम रहा होगा किसी और बच्ची को निशाना बनाने के लिए। मेरी गुजारिश है उन वालिदैन से भी अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। आप तमाम मामलात से गुजर रहे होते हैं तो आपको एक एक चीज़ पर नज़र होनी चाहिए कि मेरी बच्ची से क्या हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रहा है, क्या क्या मामलात उसको फेस करने पड़ रहे हैं। खुदा का वास्ता है अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।